हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था वेक्टर अलजेब्रा और लास्ट लेक्चर में आपने वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। लेकिन अभी तक उसके कुछ कंसेप्ट भी बाकी हैं और हम एक काम कर रहे हैं, हम पहले उसको रिवाइज कर रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट विच इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि ये टॉपिक रीड किया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो आपके पास टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इनका क्रॉस वेक्टर बीच में इस तरह से क्रॉस का सिंबल यूज करके इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला यस साथ साथ बोलते जाओ, ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? ए बी साइन थीटा एन कैप, इसमें ए और बी ये तो इनके मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड है। थीटा का मतलब है ए और बी के बीच में जो एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एंगल इज थीटा। एन कैप इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मीनिंग ध्यान रखना, इसका हम यूज करेंगे आगे। दोबारा सुन लो। सपोज करो मैंने पहले भी कहा था कि जैसे इस हैंड में अगर इसको मैं ए वेक्टर और इसको जैसे मैं बी वेक्टर लेट कर लेता हूं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इनको कंटेन करने वाला प्लेन ये हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर हुआ यानी ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर या परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद नोट में कुछ एक पॉइंट्स रिवाइज करवा रहा हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। और अगर हमें इसको सही करना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। याद आ गया आप लोगों को? सेकंड नंबर, अगर ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या 180। तो उस कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन 0 या साइन 180 दोनों पे आंसर 0 ही होता है। अब मैंने आपको यह भी कहा था इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है कि इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दिस इज 0 वेक्टर। क्लियर है? पैरेलल की कंडीशन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर की कंडीशन होगी तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। परपेंडिकुलर में थीटा की वैल्यू होती है 90, साइन 90 1 हो जाएगा तो ए बी एन कैप आंसर आ जाएगा। कब? जब थीटा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होंगे दोनों तब। अच्छा, अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दीज आर इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स के लिए मैंने आपको कहा था कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यों? जब हमने यही बोल दिया कि बी वेक्टर और ए वेक्टर इक्वल हैं तो हम बी की जगह पर ए या ए की जगह पर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्योंकि आपको पता है ए और ए सेम है, सेम का मतलब दोनों एक ही वेक्टर हैं तो उनके बिटवीन एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 का आंसर 0 होने की वजह से इसका आंसर भी 0 आएगा और 0 के ऊपर हमने वेक्टर यूज किया। ठीक है, याद आ गया सबको? अच्छा, एक बात और, ये सब लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, तो इस कंडीशन में क्या था? देन इधर फर्स्ट वेक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकेंड वेक्टर इक्वल्स टू 0 और ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ये तो आप खुद ही सोच लो कि टू वेक्टर का क्रॉस 0 वेक्टर कब आएगा? या तो ये 0 हो या ये 0 हो या फिर दोनों पैरेलल हो। क्यों? पैरेलल वाली कंडीशन में आंसर क्या आता है? 0। अच्छा, इसमें भी वही मिस्टेक है कि यहाँ ए वेक्टर लिख रहा हूँ तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे और यहाँ भी। ठीक है, मैंने कहा था इसका एग्जाम्पल दूंगा तो आज इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा। इससे पहले आपने आई कैप जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखा था। आई जे के अगर हमें इसका क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको ये बताया था कि जब सेम होगा तो आंसर 0 होगा क्योंकि सेम का क्रॉस हमेशा 0 आता है। 0 के ऊपर एक्चुअल में वेक्टर आना चाहिए, जे क्रॉस जे भी 0 और के क्रॉस के भी 0।
अच्छा, जो रिमेनिंग है इनका आंसर, इसके लिए आपको एक साइक्लिक ऑर्डर कहा था मैंने कि एक सर्कल ड्रॉ कर लिया करो, इधर आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको आप एक ही ऑर्डर में चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट कर दो, जैसे मैंने इसमें कर दिया। अब अगर आपसे पूछें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का आंसर मैंने क्या बताया था, इससे नेक्स्ट वाला जो यूनिट वेक्टर है वो होगा मतलब के कैप, और अगर ऑर्डर रिवर्स होता तो माइनस आ जाता, जैसे आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। अब देखो ये यहां से इधर आ रहा है, ये डायरेक्शन देखो उल्टी हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा, जे कैप होगा, लेकिन वो माइनस में होगा। ठीक है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देखो ये फिर से उल्टा हो गया तो माइनस के कैप, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये सीधा ही चल रहा है तो इसका आंसर आई कैप। इसी तरह के क्रॉस आई निकाल लोगे, वो जे कैप आएगा और ये माइनस आई कैप। क्लियर तो हो गया ना अच्छे से। इसके बाद हमने कंपोनेंट्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था, मतलब अगर आपके पास ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है b1 आई कैप, ये b1 लिखा हुआ है, प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, तो इस कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आंसर क्या होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। इधर याद है आपको लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूव करके भी बताया था कि यहां पर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट में हमेशा आई जे के, डॉट में ऐसा नहीं होता, डॉट में तो सिंपल चलता है, क्रॉस की बात कर रहे हैं, ऊपर आई जे के और कॉफिशिएंट आ जाएंगे। अगर पहले ए वेक्टर है तो ए वाले कॉफिशिएंट हैं a1 a2 a3, और बी वेक्टर के कॉफिशिएंट b1 b2 b3। ठीक है, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, याद आ गया। अच्छा, अब कुछ एक फॉर्मूलाज हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने नहीं किए, पहले वो भी सुन लो। मैंने एक हेडिंग लिखी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसके अंदर टू फॉर्मूलाज हैं। नंबर 1, व्हेन टू साइड्स आर गिवन। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो इधर जो फॉर्मूला हम यहां पर सीखने वाले हैं, देखना इधर सभी। सपोज करो जैसे आपके पास ए बी सी ये ट्राइंगल है और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है और वेक्टर की हेल्प से करना है, तो ऐसी कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं शॉर्ट में ए आर लिखकर ट्राइंगल का सिंबल बना रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इसकी कोई भी टू साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की फॉर्म में, जैसे ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर और इसके ऊपर मोड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ एनी टू साइड्स कोई भी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है ए बी क्रॉस ए सी लिखो, आप ए बी क्रॉस बी सी ले सकते हो, ए सी क्रॉस बी सी ले सकते हो, ए बी क्रॉस सी ए ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यही आंसर अगर आपने बी ए वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर लिखा होता तो आप चेक भी कर सकते हो, इनके आंसर सेम आएंगे। आप कोई मर्जी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो, अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह इसको हम हाफ सी ए वैक्टर क्रॉस सी बी वैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर, ये तो है टू साइड्स अगर पता हो तो। अच्छा, अगर हमें वर्टेक्स बताओ, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, अब इसमें क्या होगा सुनो। मान लो हमारे पास, ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, ओ ए वेक्टर बोलते हैं जिसको। ये ए वेक्टर गिवन है, ये बी पॉइंट बी वेक्टर गिवन है और सी पॉइंट सी वेक्टर गिवन है। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ मोड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, यहाँ जगह नीचे लिख रहा हूँ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होल मोड। समझ आ रही है बात?
ये जो फॉर्मूला है ना, इसका प्रूफ एक्चुअल में यहीं से आता है। मतलब अगर मैं यहां से इसका प्रूफ दिखाता हूं, देखो वैसे प्रूफ पेपर में नहीं पूछते आपसे, लेकिन एक बार नॉलेज के लिए देख लो। यहां पर मैं इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लूं, मान लो मैंने फर्स्ट वाला यूज किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मोड में ए बी वैक्टर। आपको तो ये अच्छे से पता है कि ए बी वैक्टर जो है, मैं यहां रेफर करूंगा, ए बी वैक्टर का फॉर्मूला हमने कुछ लेक्चर पहले सीखा था कि ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर होता है। याद आया कुछ? तो मैं उसी बात का यूज कर रहा हूं। ओ बी वैक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ वी दैट इज बी वैक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दैट इज ए वैक्टर। तो हम ए बी वैक्टर की जगह बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में क्रॉस। ए सी वैक्टर की जगह, यस बिल्कुल सही, इसकी जगह आएगा सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर और होल मोड। ठीक है, दिख रहा है सबको? अब हम सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो क्रॉस में बस बीच में क्रॉस लगता रहेगा, डॉट में भी सिंपल ब्रैकेट ओपन हो जाता है, क्रॉस में भी हो जाता है। तो बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर, फिर माइनस में बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, माइनस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर, माइनस माइनस प्लस ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, होल मोड। सही है? हाफ मोड में बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। अब आपको पता है कि अगर मैं बी क्रॉस ए को उल्टा करना चाहूं, यानी ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर लिखूंगा, तो बाहर सिंबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा और इधर सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर। और प्लस में जीरो क्यों लिखा, ये देख लो, सेम हो तो आंसर जीरो आता है। और जीरो के ऊपर हमने वेक्टर भी लगा सकते हैं, नहीं लगाया तो कुछ नहीं होता। जीरो वैसे भी इसमें ऐड करेंगे तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा। यही आंसर मैंने यहां लिखा हो, देखो सही है। तो इसका मतलब इसका प्रूफ एक्चुअल में यहीं से आता है, तो मेन फॉर्मूला यही वाला है। ठीक है, अच्छा अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा है, इसी तरह से अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे। पहले आप इतना नोट करो। ओके, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी टू टोटल फॉर्मूलाज हैं, जिनमें से फर्स्ट है इफ साइड्स के ब्रैकेट में मैंने वर्ड लिखा एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। जैसे इधर देखना सभी, अगर आपके पास किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड समझते हो ना सभी, आसपास वाली कोई भी, जैसे ए बी और ए डी है या ए बी और बी सी है, ये ऑपोजिट होती हैं, ये एडजेसेंट होती हैं। इनमें से कोई भी अगर टू पता है, एक्चुअल में टू पता होंगे ना, तो फोर की फोर ही पता लग जाएंगी, क्योंकि इसके इक्वल ये होता है, इसके इक्वल ये होता है ना। तो इस कंडीशन में साइड्स अगर आपको गिवन हो तो आप इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, हाफ नहीं सॉरी, हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स की। सपोज करो कि ये वाली साइड जो है दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, इस साइड की बात कर रहे हैं, एंड दिस साइड इज बी वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मोड। अगर एडजेसेंट साइड पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। और सेकंड नंबर है इफ डायगोनल्स आर गिवन। अच्छा सपोज करो कि अगर आपको डायगोनल्स पता हो, इधर देखो एक मिनट, यस इधर ध्यान दो, ये जो टू डायगोनल्स हैं, सपोज करो दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज क्यू वेक्टर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला है हाफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का होल मोड। मतलब डिपेंड करता है कि अगर एडजेसेंट साइड पता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर डायगोनल्स पता है तो ये, और अगर दोनों ही पता हो तो जो मर्जी लगा लो, आंसर सेम आता है। ठीक है, अभी हम इसका यूज भी करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करो। कर लिया? एक बात रह गई, जो रिवीजन हमने की उसके अंदर हमने ना दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज छोड़ दिए, वो भी एक बार सुन लो। एक था एंगल फाइंड करने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला, क्या था ये? यस वेरी गुड,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मोड अपॉन में ए बी। याद आ गया? अच्छा, अगर कॉस थीटा की बात करें तो वो था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। और इसके अलावा एक हमने सीखा था नॉर्मल यूनिट वेक्टर। मैं शॉर्ट में एन यू वी लिख रहा हूं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जिसका सिंबल है एन कैप। ठीक है, एन कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, और मैंने कहा था इसके आगे प्लस माइनस का सिंबल आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नोट करो। ओके, अब क्वेश्चन चेक करो। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सेकेंड पार्ट में मॉडुलस, थर्ड पार्ट में एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच में, एंड फोर्थ इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से समझो। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की बात करें तो अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्रॉस जब भी फाइंड करना हो सबसे इजी मेथड होता है डिटर्मिनेंट यूज करना। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ये फिक्स है, यहां तो ये रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पहले क्योंकि ए वेक्टर है तो ए के कॉफिशिएंट आएंगे। ए के कॉफिशिएंट का मतलब यही है कि आई जे के कॉफिशिएंट ए के अंदर 3 1 4। और बी वेक्टर में चेक करो, कॉफिशिएंट देखने हैं 1 -1 एंड 1। अब आपको एक्सपेंड करना अच्छे से आता है, डिटर्मिनेंट सीखा हुआ है आप लोगों ने। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 4 -1 1, और ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे, याद है आप लोगों को। फिर सेकंड, अब जब हम लिखेंगे जे कैप तो जे कैप के आगे माइनस आएगा, याद तो है ना, ये प्लस माइनस वाली सिंबल जो है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, जे वाला रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 1 1, और के कैप के साथ ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 1 -1। क्लियर? अच्छा, अब सुनो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 4, क्योंकि बीच में माइनस होता है तो वो +4 हो जाएगा, 1 + 4 इज 5, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5i कैप। दिस इज 3 -4, 3 - 4 इज -1, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जे कैप, एंड दिस इज -3 -1 दैट इज -4k कैप। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर समझ आ गया अच्छे से? अच्छा, अब सुनो, सेकेंड पार्ट बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मोड फाइंड करना है। होल मोड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √ऑफ, ये तो पहले वाला काम है, इसका स्क्वायर करेंगे 25, जे का कॉफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर 1, के का कॉफिशिएंट -4 है उसका स्क्वायर होगा 16। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √42। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करना है तो इन्होंने तो नहीं लिख के दिया कि आप साइन थीटा यूज़ करो या कॉस थीटा। हम अपनी तरफ से, हमें इजी लग रहा है कि क्रॉस तो पता ही है ना, डॉट पता होता तो हम वो लगा लेते। तो क्रॉस जब पता ही है तो टाइम बचेगा हमारा, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मॉडुलस अपॉन में ए बी। लेकिन ए बी नहीं पता, ए बी कहाँ से निकालें, ए बी का मीनिंग क्या है, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस, तो वो आपको पहले से निकालना आता है। इसकी जगह मैंने लिखा √42। अगर मुझे ए का मोड निकालना है मतलब इसका, तो 9 + 1 + 16, मतलब उनके कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लिया। अब ई वाला देखो 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा √42, और ये हो जाएगा कितना 26 अंडर दिस इज √3। क्लियर? अब ये सब अंडर रूट में है तो ये कैंसिल करना चाहें तो हो सकते हैं। पहले 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 14 पे, समझ तो आ रहा है। फिर ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो सकता है 7/13, और होल अंडर रूट भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज साइन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा
साइन इनवर्स 7/13 होल अंडर रूट। ये हमारे पास एंगल आ गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर यानी एन कैप, जिसका फॉर्मूला है, यस बोलते जाया करो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड। ठीक है, अब सुनो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर ये रहा 5i प्लस जे माइनस 4k अपॉन में इसका आंसर भी हमारे पास है √42। ये आ गया नॉर्मल यूनिट वेक्टर। खत्म हो गया, ये क्लियर हो गया अच्छे से। इसके आगे प्लस माइनस यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। क्या अभी तक कोई डाउट है इसमें? तो नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। एक्चुअली मैंने इसको इरेज नहीं किया, मैंने एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड लिया। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने जानबूझ के सेम वैल्यूज उठा ली ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। जब आपको बता दिया दीज आर एडजेसेंट साइड्स, और अभी 5 मिनट पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था वो? यस, बिल्कुल सही, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिर्फ इतना नहीं था, इसके ऊपर मॉडुलस भी था। तो मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है तो पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सेम निकाल लोगे, फिर इसका मॉडुलस फाइंड कर लोगे, मतलब जैसे √42। वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मैं तो अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ √42, और इसके आगे क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि पता नहीं मीटर या सेंटीमीटर है तो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बात समझ आ गई ना? पहले वो करना पड़ेगा ए क्रॉस बी, उसके बाद आंसर लिखेंगे। नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स। ये ए के पोजीशन वेक्टर, ये बी का, ये सी और ये डी का। अब आप ये चेक करो कि हमें इस बार एक रेक्टेंगल गिवन है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालना ये हमने नहीं सीखा हुआ। हमने तो पैरेललोग्राम का सीखा हुआ है। यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, ये तो पता ही है कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, हमेशा ही होगा वो तो। इसका मतलब आप रेक्टेंगल पर पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब सुनो, देखो हमारे पास यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि इस बार हमें इनके पोजीशन वेक्टर पता है, मतलब आपको ओ ए वेक्टर पता है, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, जिनको हम शॉर्ट में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ए का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है -i प्लस ½ j प्लस 4k। ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस ½ j कैप प्लस 4k कैप, i माइनस ½ j कैप प्लस 4k कैप, एंड लास्ट इज -i माइनस ½ j प्लस 4k। क्लियर? अच्छा, अब सुनो, इन 4 पोजीशन वेक्टर से, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूं तो मुझे इसके 2 फॉर्मूलाज पता हैं। एक वो है जिसमें साइड का यूज़ होता है, एडजेसेंट साइड का, एक वो है जिसमें डायगोनल का यूज़ होता है। अब क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता, साइड भी नहीं पता, डायगोनल्स भी नहीं पता, तो जब मैंने निकालना ही है तो मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ। तो अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूँ तो जैसे मैंने एक ए बी वैक्टर निकाल लिया, एक मैंने बी सी वैक्टर निकाल लिया, फिर उसके ऊपर फॉर्मूला लगा लूंगा, या फिर मैं ए सी वैक्टर डायगोनल और बी डी वैक्टर डायगोनल निकाल कर भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, मतलब एरिया निकाल सकता हूँ। दोनों से सेम आंसर आएगा। हम दोनों तो नहीं कर रहे, मैं एक चेक करवा देता हूँ। जैसे मुझे ए बी वैक्टर निकालना है, तो ए बी वैक्टर, यस, ए बी वैक्टर का मतलब ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। क्या हो जाएगा? इसमें से ये माइनस करोगे तो 2i कैप, इसमें से ये कैंसल, इसमें से ये कैंसल। सही है। इसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं? BC वेक्टर। BC वेक्टर का मतलब OC माइनस OB। जब OC में से OB माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो -1/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1j कैप, और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ना?
कोई भी टू एडजेसेंट साइड निकाल सकते हो जो आपका मन करे। इतना आने के बाद अब क्या करना है, अब इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। क्या फॉर्मूला होता है, अगर एडजेसेंट साइड पता हो तो उनका क्रॉस, यानी AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, लेकिन इसका मोड। अब पहले हम क्या करेंगे, हम यहीं पर पहले हम क्या करते हैं, AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर निकाल लेते हैं। अब इसके लिए ना आपको एक छोटा सा बेनिफिट ये है कि आप चाहो तो यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे, AB वेक्टर कितना है 2i कैप, क्रॉस में -j कैप, सही है। और माइनस का सिंबल देखो, कांस्टेंट नंबर क्रॉस हो चाहे डॉट हो बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ गया, 2 भी बाहर पड़ा है, यहां पर क्या बच गया i क्रॉस j। ऐसे लिखा तो भी सही है, अगर इस पे ब्रैकेट लगा के लिखा तो भी सही है, क्योंकि कांस्टेंट वैसे ही बाहर रहता है। और आपको याद होगा i क्रॉस j का आंसर, यस बिल्कुल सही, k कैप होता है, ठीक है। लेकिन अब किसी को ये लगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना क्रॉस और डिटर्मिनेंट से निकालना चाहिए, लेकिन ये बहुत स्मॉल वैल्यूज थी, फटाफट हो गया। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो देखो इधर, AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर, ऊपर तो फिक्स है IJ के लिखेंगे। अब पहले AB वेक्टर के कॉफिशिएंट आएंगे 2 0 0, क्योंकि J और K नहीं है, और BC वेक्टर में I नहीं है तो वो 0, J के लिए -1 वहाँ देख लो, और K के लिए 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो I के साथ ये वाला रो कॉलम छोड़ के वो 0 बनेगा, J के साथ भी 0 बनेगा, और K के साथ वही आएगा -2। मतलब आंसर सेम ही है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है, -2k कैप का मॉडुलस। कैसे निकालेंगे, इसके भी 2 मेथड हैं। -2 का मोड अगर मैं बाहर निकालता हूं तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और अगर k कैप का मोड बच गया तो आपको पता है यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मोड 1 होता है, इसका मतलब ये 2 ही आ जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 मेथड गए थे आपने, फर्स्ट तो आपके सामने है, सेकंड भी आपको आता है, यहां रेफर कर रहा हूं। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करना हो तो हम अंडर रूट में I का कॉफिशिएंट जो कि 0 है उसका स्क्वायर, J का कॉफिशिएंट वो भी नहीं है 0 का स्क्वायर, और K का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का अंडर रूट, दैट इज 2, ठीक है। आंसर वही आएगा, जैसे मर्जी देख लो। मेरी बात तो समझ आ गई। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल वर्ड भी आ गया तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लग जाता है। और अगर आपने AC वेक्टर और BD वेक्टर वो निकाल के उनका क्रॉस करके देखना है तो आंसर सेम आएगा। बस ध्यान रखना डायगोनल वाले में फॉर्मूला डायरेक्टली AC वेक्टर क्रॉस BD वेक्टर नहीं होता, उसके बाहर हाफ ही होता है। क्या था, थोड़ी देर पहले बताया था, तो आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। एक बात और सुनो, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, ये हमें सारे पता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 3D की फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखे जाएं अगर A पॉइंट के, तो वो होंगे, ये मैंने एक न्यू मेथड बता रहा हूं, -1 हाफ 4। ये समझ आया मैंने क्या किया। इसी तरह B पॉइंट वहां से आ जाएगा, C यहां से आ जाएगा और D यहां से आ जाएगा, सही है। और अगर सारे पॉइंट पता लग गए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको आता ही है, 11th क्लास में आ गया था, 10th में भी आया था, वो 2D के लिए आया था। अगर आप इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप L इंटू बी करोगे तो भी आंसर आएगा। मेथड है ना, कई सारे बन सकते हैं, बस थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है, आप यहाँ से आराम से सोच के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, नोट करो। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। अभी तो स्टार्टिंग हुई है और काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इनके बाद डॉट प्रोडक्ट के साथ इनकी मिक्सिंग होकर आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।